revise the लक्ष्मीकांत चैप्टर सिटीजनशिप ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सिटीजनशिप चैप्टर को पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फिर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाट एवर द राइट्स विच इज़ गिवन टू द सिटीजन्स एंड वाट एवर द राइट्स गिवन टू द एलियंस। अब मैं बता दूं आपको एलियंस किसको बोला जाता है। जो भी इंसान, जो भी आदमी दूसरे देश से आकर हमारे देश में रुका हो कुछ समय के लिए, उसको हम एलियंस बोलते हैं। इट्स नॉट अबाउट वो जो मूवी वाला एलियंस, उसके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एलियंस का मतलब होता है जो भी लोग दूसरे देश से भारत में आके रुके हुए हैं, दोज पीपल्स आर नोन एज एलियंस। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द राइट ओनली टू द सिटीजन्स। कौन कौन सी राइट होती है जो बस इंडियन सिटीजन्स को दी जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वन इज दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ विच कम्स इन आर्टिकल 15, right to equality of opportunity in matter of a public employment which comes in article 16. So basically these are the rights which is given to the Indian citizens. Right to freedom of speech, expression, assembly, association, movement, residence and profession. And the fourth one is right cultural and educational right, right to vote in elections to the Lok Sabha and the state legislative assembly. These are the rights to given to the Indian citizens. Right to contest for the membership of the parliament, yes, it is a right which is given to the Indian citizens that they can be a member of parliament also. Eligibility to hold certain public offices, that is president of India, प्रेसिडेंट भी बन सकता है इंडियन नागरिक, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है भारतीय नागरिक, हाई कोर्ट का जज, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दिस ऑल राइट्स आर गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स ओनली। नाउ विल डिस्कस अबाउट वॉट एवर द राइट्स विच इज नॉट गिवन टू द एलियन। अब एलियन जो होते हैं उनको क्या क्या राइट दी गई हो उसके बारे में बात करते हैं। एलियंस आर द सिटीजन्स ऑफ द सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो एलियंस वो होते हैं जो किसी दूसरे देश से हमारे भारत में कुछ समय के लिए आए होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलियन। और बेसिकली उनके पास कोई भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं होती। ऑल अदर राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 आर इंजॉयड बाय एलियंस। और जितने भी राइट होते हैं वो इंजॉय करते हैं एलियंस, बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल्स मतलब उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। हाउ एवर एनिमी एलियन डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब जो एनिमी एलियन क्या होता है, सपोज दैट पाकिस्तान का नागरिक इंडिया में आकर रुका हुआ है और उसी समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गई है, तो एट दैट टाइम दैट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान विच इज़ लिविंग इन इंडिया एट दैट टाइम ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज एन एनिमी एलियन। तो अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में आके रुका हुआ है और उसी समय भारत और पाकिस्तान में अगर झगड़े हो रहे हैं या लड़ाई हो रही है, तो उस समय उसके पास कोई राइट नहीं होगा। और अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो सिटीजन्स को उठाकर जेल में भी बंद कर सकता है, बिकॉज दे डिडंट हैव अ राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शंस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, जो कि उनके आर्टिकल 22 का मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नोट, इन इंडिया बोथ सिटीजन्स बाय बर्थ as well as naturalized citizens are eligible for the office of a president, while in USA only citizens by birth and not by naturalized citizens is eligible for the office of a president.
अब जो भारत में प्रेसिडेंट की सीट होती है, उसे पाने के लिए उस व्यक्ति को भारत में जन्म लेना पड़ेगा। पहली बात तो उसका जन्म भारत में होना चाहिए। दूसरा, अगर उसने सिटीजनशिप नेचुरलाइज तरीके से भी लिया है, फिर भी वो भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अमेरिका में इससे उल्टा है। अमेरिका में अगर आप नेचुरलाइज तरीके से सिटीजन्स बने हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वहाँ पे यूएसए बनने के लिए आपको यूएसए में ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भारत में आप नेचुरलाइज्ड और बाय बर्थ दोनों तरीके से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट यूएसए में आपको वहाँ, अगर आप वहाँ के अगर आपका वहाँ पे जन्म हुआ है तभी आप वहाँ का मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिटिश सिटीजन्स स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ब्रिटिश सिटीजन्स स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अगर कोई भी ब्रिटिश का सिटीजन भारत में है तो उसके वो राइट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं चुन सकता, उसके पास वो राइट नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन यूपीएससी प्री इन 1999। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट सेकेंड। अब अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में, तो जो सिटीजनशिप के बारे में दिया गया वो दिया गया है आर्टिकल 5 से 11 में अंडर पार्ट सेकेंड। ओके, इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट जनवरी 26, 1950। तो जो भी इंसान भारत का सिटीजन्स उन्हीं को आइडेंटिफाई किया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब बने थे उस समय। नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलाबोरेट प्रोविजन, ना यहाँ कोई भी परमानेंट यहाँ पे प्रोविजन नहीं है सिटीजनशिप के लिए। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजाइशन और लॉस ऑफ अ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। Empower the parliament to enact a law on a matter of relating to the citizenship। पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप के लॉ को बनाने के लिए या उस पर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने के लिए। फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन कैन बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट ऑन जनवरी 26, 1950। तो कुछ कैटेगरीज, फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये 5 कैटेगरी के इंसान भारत के सिटीजन्स बन सकते हैं जब भारत बना था, जब बनाया गया था, जब इट इज़ मेड एज अ कंट्री। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट द कैटेगरी आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? पर्सन हु हैड इज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशन। अगर किसी भी इंसान के पास भारतीय डोमिसाइल है और इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है देन ही इज बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहली क्राइटेरिया है बॉर्न इन इंडिया, अगर भारत में जन्म लिया हो तो भी भारत का नागरिक बन सकता है। सेकेंड वन इज आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, या तो वो खुद भारत में जन्म लिया हो या तो उनके कोई एक पेरेंट्स, माता या पिता, कोई एक आदमी अगर भारत का नागरिक है या भारत में पैदा हुआ है तो दैट हिज चाइल्ड हर चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और इफ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। या फिर जब भारतीय संविधान बना उसके भारत के संविधान बनने के बाद या लागू होने के बाद अगर लगातार 5 साल तक भारत में कोई रहा हुआ है तो देन ऑल्सो ही इज कंसिडर एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इवन देयर चिल्ड्रन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Now we will discuss about the Article 6. What Article 6 say? A person who migrated to India from Pakistan, if he or either of his parents
और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। या तो जैसे कोई भी आदमी जब पाकिस्तान से हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से इंडिया में आया हुआ है, या फिर उसके दादा दादा या दादी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वेयर पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, देन ऑल्सो दे विल कंसिडर एज ए इंडियन सिटीजन्स एंड ऑल्सो फुलफिल एनी ऑफ टू कंडीशन। देखो पहली बात, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर अगर इंडिया आया हो, या फिर भारत, अब जो अखंड भारत था, पाकिस्तान भी जो भारत में था, तो भारत डिवाइड होने से पहले अगर उनके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इफ़ दे वेयर द पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, जो कि दो कंडीशन अगर फुलफिल करते हो तो। विच वॉज दोज कंडीशन? ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। ही हैज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। तो क्या बोल रहा है? पहला बात ये बोला कि अगर पाकिस्तान से कोई माइग्रेट होकर भारत में आया है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा, मतलब उस समय की बात है, ठीक है। या फिर उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट रहे हों। तो दो क्राइटेरिया रोल प्ले करता है। अगर पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होकर आए हैं बिफोर जुलाई 1948, ठीक है, जुलाई 1948 से पहले अगर आए हैं, सो दे एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दूसरा कंडीशन क्या है? ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, सॉरी 40, आई थिंक दिस डाटा इज नॉट अप्रोप्रिएट, ओके। ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। He has been ordinary resident in India since the date of his migration, residence for the 6 month before registration। तो रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तक अगर भारत में रह चुके हैं, देन ही विल कंसिडर्ड एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 7। अ पर्सन हु माइग्रेटेड to Pakistan from India after March 1, 1947 returned to India for resettlement. He had to be a resident in India for 6 months preceding the date of application। अब सपोज अगर कोई भारत से पाकिस्तान चला गया आफ्टर March 1, 1947 एंड आवर कंट्री इज बिकम इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947। तो अगर कोई इंसान भारत से पाकिस्तान चला गया कब? आफ्टर March 1, 1947, और फिर से उसके मन में अब यार नहीं यार अपना भारत महान है, चलते हैं भारत में ही, एंड देन दे विल रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट। तब ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो सिटीजनशिप का एप्लीकेशन रजिस्टर करने से पहले उनको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 8। Provision covers the overseas Indian who may want to acquire Indian citizenship, person of Indian origin residing outside India। covers the अब जो आर्टिकल 8 होता है बेसिकली इसमें आर्टिकल 8 में प्रोविज़न है फॉर दोज पीपल्स हु आर लिविंग ओवरसीज इंडियंस, जो दूसरे मतलब यूरोप या किसी और देश में, किसी और यूरोप में अगर हैं, अगर उनको भी सिटीजनशिप हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो जो लोग इंडिया से बाहर हैं, ओवरसीज हैं, इट मीन्स लाइक यूरोप, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अगर वहाँ पे हैं, अगर उनको भारत में नागरिकता लेनी है तो दिस ऑल द प्रोविज़न इज गिवन इन आर्टिकल 8 for the peoples of overseas। Now we'll discuss about Citizenship Act 1955। ठीक है, तो दिस इज अ एक्ट ऑफ अ सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है अब उसके बारे में बात करेंगे। सो विल डिस्कस द टू मेन थिंग। फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप
एंड सेकेंड वन इज हाउ टू लॉस ऑफ अ सिटीजनशिप। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्विजिशन ऑफ अ सिटीजनशिप, कैसे भारतीय नागरिकता को लिया जाए, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे एंड रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्विजिशन ऑफ अ सिटीजनशिप। ओके, एक्विजिशन ऑफ अ सिटीजनशिप। तो पहली जो प्रोविज़न है हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो पहला बाय बर्थ। ठीक है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर जुलाई 1, 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर जनवरी 26, 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी इंसान भारत में अगर जन्म बिफोर जुलाई 1, 1987, 26 जनवरी 1950 से के बाद और जुलाई 1, 1957, 1987 से पहले अगर कोई भी आदमी इंडिया में बर्थ जन्म लिया है, देन he will be considered as a citizens of India and he will get a citizenship of India. So first point is that. दूसरा क्या है, born in India on or after 1 July 1987, citizens only if either of his parents is a citizens of India at the time of his birth. अब suppose that बॉर्न इन इंडिया आफ्टर जुलाई 1, 1987, अगर कोई भी इंसान 1 जुलाई 1987 में अगर भारत में जन्म लिया और उनके कोई माँ या बाप, माता या पिता कोई भी, इफ़ दे वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देन दैट चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर दिसंबर 3, 2004 are considered of India only if both of his parents are citizens of India. तो और क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई इंसान आफ्टर दिसंबर 3, 2004, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत में जन्म लिया है और उनके माता पिता दोनों में से कोई एक अगर इफ़ दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देन दैट चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ चिल्ड्रन, सॉरी, इफ दैट चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो दिस इज ऑल द प्रोविजन हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ अ इंडियन सिटीजनशिप। अब बात करते हैं नोट, चिल्ड्रन ऑफ अ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियन कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड, अब सपोज दैट कोई फॉरेन का डिप्लोमेट्स है, IFS ऑफिसर है जो भी, अगर इंडियन एम्बेसी में है और इफ़ ही इज़ एनिमी एलियन, सपोज पाकिस्तान का अगर एम्बेसडर हमारे भारत में है और पाकिस्तान उस समय हमारा एनिमी एलियन है, तो उसके बच्चों, अगर उसका बच्चा पैदा हुआ भारत में तो उसको किसी भी प्रकार का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, एंड ही इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ए इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो डिप्लोमेट अगर भारत में पोस्टेड है और अगर उसका एंड द थिंग इज दैट इफ ही इज एनिमी एलियन देन ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। सो to be a part of India, how to be a take Indian citizenship। तो पहला पार्ट हो गया, पहला फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव डिस्कस दैट वी विल टेक एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। पहला बाय बर्थ ले सकते हैं, अब दूसरा ले सकते हैं हम लोग बाय डिसेंट, बाय डेसेंट। अब ये क्या होता है, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी
26, 1950, but before December 10, 1992 is citizens of India by descent. If his father was a citizen of India of at time of his birth. अब सपोज कोई बच्चा पैदा हुआ अगर आफ्टर जनवरी 26, 1950, अगर कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ किसी और कंट्री में, बट एट द सेम टाइम इफ हिज फादर और इफ हिज पेरेंट्स बियर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देन दैट चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ और उससे जैसे इंग्लैंड में पैदा हुआ उस समय भी उसके पिता के पास अगर भारत का नागरिकता है तो बच्चा भी भारत का नागरिक बन जाएगा. ठीक है, दिस इज द प्रोविजन बाय डिसेंट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप. December 3, 2004 onward, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered. ठीक है, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद और बिफोर दिसंबर 10, 1992 में अगर कोई बच्चा भारत से बाहर पैदा हो रहा है और उसका बाप अगर भारत का सिटीजनशिप है, देन दैट चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भी बच्चा भारत से बाहर पैदा हो रहा है, सो ही विल नॉट गोइंग टू कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड. अनटिल एंड अनलेस उसका बर्थ अगर भारत के सिटीजनशिप प्रोविजन में अगर रजिस्टर्ड नहीं है, देन इज नॉट कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट एंड तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन यू कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप. अब रजिस्ट्रेशन से कैसे एक्वायर किया जाए? ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन इफ ही बिलोंग्स. ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन इफ ही बिलोंग्स. अब रजिस्ट्रेशन से कैसे बना जा सकता है टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 7 ईयर. तो रजिस्ट्रेशन से अगर आपको भारतीय नागरिक बनना है तो आपको भारत में कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा. पर्सन हु इज मैरिड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 7 ईयर. पहली बात, अगर भारत का नागरिकता लेना है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तो आपको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा. और अगर आप 7 साल तो रहना ही पड़ेगा, इट्स कंपलसरी, इट्स मैंडेटरी. नहीं तो अगर आप किसी भी इंडियन से शादी करते हैं, अगर आप किसी भी इंडियन सिटीजन से शादी करते हैं और 7 साल भारत में रहते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है. ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर एंड हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया for 12 month before making an application for the registration. अब मान लो कोई ओवरसीज सिटीजन्स है और इंडिया कार्ड होल्डर है फॉर द 5 ईयर, 5 साल से अगर भारत का कार्ड होल्डर है और यहाँ पे आकर 12 महीने रह लेता है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, देन ही इज एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन. ठीक है. अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन, नेचुरल तरीके से कैसे भारतीय नागरिक आप बन सकते हैं. तो ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट ऑफ अ सिटीजन्स. ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजन्स ऑफ ओरिजिन कंट्री इन द इवेंट ऑफ his application for Indian citizenship being accepted, resided in India or been in the service of a government in India, then also he is a good character. सही बात है, कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, तो फिर इट्स नॉट. एडुकेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफिक इन 8 शेड्यूल. और आपको भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल्स में से किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए. बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी
फॉर एग्जाम्पल व्हेन पौंडुचेरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. स्पेशल प्रोविजन as to the citizenship of person covered by Assam Accord, which is related to the foreigner issue. All the persons of Indian origin who came to Assam before January 1, 1966 from Bangladesh, who have been ordinary resident in Assam since the date of their entry into the Assam shall be deemed to be citizens. ठीक है, अगर बांग्लादेश से कुछ लोग आए थे बिफोर जनवरी 1, 1966 और असम में रहने लगे, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिटीजन्स. हु केम टू असम ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1966 बट बिफोर मार्च 25, 1971 फ्रॉम बांग्लादेश. ठीक है, इस समय बांग्लादेश अगर 1 जनवरी 1966 के बाद या मार्च 25, 1971 से पहले अगर बांग्लादेश से कोई आया है एंड हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री इनटू द असम एंड हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर शैल बी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल द प्रोविजन टू बी अ पार्ट ऑफ अ इंडियन सिटीजनशिप. आपको कैसे भारतीय सिटीजनशिप लेना है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहला जो प्रोसेस है बाय बर्थ. ठीक है, पहला है प्रोसेस बाय बर्थ, अगर आपका जन्म हुआ है भारत में तब आप हो सकते हैं. दूसरा है बाय डिसेंट, अगर आपके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं जब आपका पैदाइश हुआ किसी बाहरी देश में. और तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन. चौथा बाय नेचुरलाइजेशन, जिसमें काफ़ी टर्म है फॉर द नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट. आपको 8th शेड्यूल में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए, आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए. सो दिस ऑल आर द प्रोविजन for acquisition of Indian citizenships. And अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप. अब भारतीय नागरिकता को छोड़ा कैसे जाए? बाय रेन्यूंशिएशन. रेन्यूंशिएशन मतलब त्यागना. कैसे छोड़ा जाए? एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑफ अ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग इस इंडियन सिटीजनशिप. कोई भी नागरिक अगर चाहता है कि भारत का नागरिकता छोड़ना चाहता है तो अपने मन से अपने दिल से वो छोड़ सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेन्यूंशिएशन. इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वार इन विच इंडिया इज एंगेज इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विदहेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और अगर वार टाइम है, युद्ध चल रहा है भारत का किसी से, तो अगर आप उस समय अगर रजिस्ट्रेशन डालते हैं कि हम नाउ आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो उस समय विदहेल्ड हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप. अब अगर कोई पेरेंट्स अपना भारतीय नागरिकता छोड़ रहा है और उसके बच्चे माइनर हैं मतलब बिलो 18, तो उन बच्चों का भी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा. ठीक, क्योंकि उनके बच्चों को भी उन्हीं के आधार पर मिला था नागरिकता. तो जैसे ही माता पिता अगर भारतीय नागरिकता छोड़ते हैं तो उनके जितने भी माइनर बेटा बेटी होंगे उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएंगे भारत से. हाउएवर when such child attains the age of 18 he may resume the Indian citizenship. अब देखो ये बात थोड़ा गौर करने की है. अगर पेरेंट्स अपनी नागरिकता छोड़ते हैं भारत का तो उनके बच्चे अगर बिलो 18 है तो उनका भी नागरिकता उन्हीं के साथ समाप्त हो जाएगा. लेकिन अगर बच्चों की एज 18 ईयर है तो उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी. उनके माँ बाप की हो जाएगी बट उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी बिकॉज दे आर ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर नाउ 18. दूसरा है टर्मिनेशन. पहला है भाई रेन्यूंशिएशन त्यागना, दूसरा है टर्मिनेशन ख़त्म करना. टर्मिनेशन कैसे किया जाता है? व्हेन एन इंडियन सिटीजन्स वॉलंटरली कॉन्शियसली नोइंग एंड विदाउट ड्यूरेस अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्सन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. तो पहला था कि अगर आप अपने इच्छा से बाय रेन्यूंशिएशन अपनी इच्छा से अगर आप छोड़ते हैं तो आप छोड़ सकते हैं. दूसरा, अगर सपोज कोई इंडिया में पढ़ लिख के IITian दे यूज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स.
अगर आप बड़े होकर आईआईटी से पास हो गए और आपका बहुत अच्छा पैकेज लग गया दूसरे देश में, तो गए आप यूएसए, सपोज आपको यूएसए का इन्वायरमेंट अच्छा लगा और आप वहाँ का नागरिकता ले लिए, तो आपका भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक समय दो नागरिकता नहीं ले सकते, ठीक है। सो दिस आर द वॉलंटरली प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ सिटीजनशिप। अगर आप दूसरे देश में जाके बस गए, आपको देश अच्छा लगने लगा और अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लिए, सो देन यू विल कंसिडर्ड एज अ सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड इंडियन citizenship there terminate from here automatically. Does not apply during war in which India is engaged. लेकिन अगर भारत से युद्ध चल रहा है किसी के साथ, तो उस समय आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नागरिकता दूसरे देश के लिए। बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब छुड़ाना या हटाना, कैसे? इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द सिटीजन हैज ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अब सपोज द डेप्रीवेशन क्या होता है? सपोज अगर कोई दूसरे देश से फ्रॉड तरीके से भारत में आ गया और भारत में रहने लगा और जो भी रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं किया, ऐसे ही सिटीजनशिप ले लिया फ्रॉड तरीके से, तो उसका जो सिटीजनशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। द सिटीजन्स हैज़ बीन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरी प्रोसेस, अगर भारतीय संविधान को डिसलॉयल कर रहा है, भारतीय संविधान को नहीं मान रहा है, भारतीय संविधान के विरुद्ध कुछ काम कर रहा है, देन ऑल्सो ही मे लूज द सिटीजनशिप। अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वार। असंवैधानिक और अकानूनी तरीके से अगर किसी जगह ट्रेड कर रहा है और या फिर ड्यूरिंग अ वार, अगर लड़ाई चल रही है हमारे देश से किसी दूसरे देश में, अगर उस समय वो किसी एनिमी कंट्री से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, देन ऑल्सो देयर सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। द सिटीजन्स हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड in any country for 2 years. The citizens has within 5 years after registration or naturalization been imposed. अब सपोज दैट अगर भारत में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया भारतीय नागरिकता के लिए 5 साल के लिए, सिटीजन हैज 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद अगर वो इंसान किसी दूसरे देश में जेल में चला गया किसी भी कारणवश, किसी भी क्राइम, कोई भी क्राइम करते हुए अगर जेल में चला गया, तो फिर भी उसकी जो कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। द सिटीजन हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडियन फॉर 7 years कंटिन्यूसली। और अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन्स जाके किसी यूरोपियन कंट्री में 7 साल से लगातार अगर रह रहा है वहाँ पे, तो भी अगर 7 साल से लगातार रह रहा है, देन ऑल्सो हीज और हर citizenship will be terminated by Indian government. Overseas citizenship of India. In September 2000, the government of Ministry of External Affairs had set up high-level committee on Indian diaspora under chairmanship of L.M. Singhvi. It recommended the amendment of Citizenship Act of 1955 to provide for the grant of a dual citizenships to the person of Indian origin, PIO मतलब Indian origin, belonging to the specific country। तो 2000 में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर एक अमेंडमेंट लाते हैं और रिकमेंड करते हैं ताकि प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ अ डुअल सिटीजनशिप, ताकि एक इंसान 2 जगह का भी सिटीजनशिप ले सके, ठीक है, भारत के साथ साथ कहीं और का भी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 ग्रांट OCI फॉर PIO फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज लॉन्ग। तो अगर जो इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स हैं, अगर वो जाके दूसरे देश में रह रहे हैं और अगर लाइक उनको अगर
सिटीजनशिप चाहिए भारत का भी और दूसरे देश का तो डुअल ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इन दोनों देश में अगर आप नागरिकता लिए तो आपका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। एज देयर होम कंट्रीज ऑल डुअल सिटीजनशिप अंडर देयर लोकल लॉ, OCI is not accepted, not actually a dual citizenship, as the citizen, as the Indian Constitution forbid dual citizenship or dual nationality, Article 9. As their home countries all dual citizenship under their local law. OCI not actually a dual citizenship as the Indian Constitution forbid dual constitution or dual nationality, Article 9. तो आप एक साथ दो सिटीजनशिप नहीं हो सकते, दो मेंबरशिप नहीं ले सकते सिटीजन्स का आप, क्योंकि आर्टिकल 9 सीधे सीधे बोलता है कि आप एक समय में दो डुअल नेशनलिटी नहीं ले सकते। या तो अगर आप भारत में तो भारत के रहेंगे, और अगर आप जैसे ही बाहर गए किसी दूसरे देश का लिए तो आपका भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब OCI कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 2005। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब दोज पर्सन हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया लाइक इन यूरोप। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया विद दैट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, तो जो भी बाहर अगर OCI में है, ओवरसीज इंडियन है, अगर चाह रहे हैं कि हम जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक अपना इस देश में रहें, फिर जैसे जॉब खत्म हो अपने मातृभूमि अपने भारत देश में चले जाएं, सो फॉर दैट दे हैव अ राइट टू टेक OCI कार्ड, ताकि उनको नागरिकता लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, पहले से उन लोग कर सकें। नाउ विल कंपेयर NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, NRI कार्ड होल्डर क्या होता है, PIO एंड OCI। सो लेट अस डिस्कस अबाउट नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI, जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, एंड इंडियन सिटीजन्स हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। अगर भारतीय नागरिक कोई जो कि भारत का पासपोर्ट रखता है लेकिन वो दूसरे देश में रह रहा है, मतलब इंडिया है लेकिन दूसरे देश में रह रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन ही इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारत में ना रहने वाला भारतीय, भारत में ना रहने वाला भारतीय। PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो इंसान जो भारतीय नागरिकता नहीं लिया है लेकिन भारत के ओरिजिन है, मतलब उनके एंसेस्टर, उनके दादा भारतीय रहे हों। अ पर्सन हुज एनी ऑफ अ एंसेस्टर was an Indian national and who is presently holding another country's citizenship nationality, he is holding a foreign passport। ठीक है, अब अगर PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब सपोज कोई इंसान है जिनके दादा दादी नाना या कोई एंसेस्टर इंडियन थे लेकिन अभी वो बंदा रह रहा है इंग्लैंड में, तो उसके पास इंग्लैंड का ही पासपोर्ट होगा, इसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन NRI क्या होता है, भारतीय ही होता है NRI, लेकिन भारत में नहीं रहता है, पैसा हो गया बहुत ज़्यादा तो भारत में नहीं रहता है, बाहर एंजॉय कर रहा है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर। अब जो ओवरसीज इंडियंस होते हैं जिनके पास OCI कार्ड होता है, उसका क्या मतलब है, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज अ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो बताया था ना, आप कार्ड होल्ड कर सकते हैं। अब जो NRI होता है, ऑल द बेनिफिट इज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन इशूज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भैया जो NRI होता है भारत का सब राइट का मजा ले सकता है, ही कैन टेक बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज गिवन टू द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज पर द गाइडलाइन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच इज चेंजिंग टाइम टू टाइम। ठीक है, तो भी एक तरह से भारतीय नागरिक है, बस रह रहा है बाहर। लेकिन जो PIO पर्सन ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन होते हैं, इन्हें भैया कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट अ इंडियन सिटीजनशिप, दे आर फॉरेनर, देयर एंसेस्टर वाज इंडियंस। ठीक है, एक्टिविटी एज पर द टाइप ऑफ वीज़ा एंड ऑब्टेंड।
तो उनका जो भी एक्टिविटी होगा उनके पास जिस तरह का वीज़ा होगा उसी तरह से उनको मिलेगी। नो वीज़ा रिक्वायर्ड, तो एनआरआई को कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती बिकॉज दे आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब ओसीआई क्या होता है? मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस, रिक्वायर अ स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया। तो इनके पास तो होना चाहिए वीज़ा फॉर द फॉर विजिटिंग पर्पस एंड फॉर द स्पेशल परमिशन ऑल्सो होना चाहिए, ताकि कोई भी रिसर्च करने के लिए अगर बाहर से आए हैं तो। ऑल एक्टिविटीज़